नमस्कार, सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि भगवान ने प्रकृति ने इस सृष्टि पर कितने प्रकार के प्राणी बनाए। जैसा कि अनेकों प्रकार के प्राणी बनाए हैं। थलचर, नभचर, जलचर, सभी प्रकार के प्राणियों की इन्होंने रचना की। तो जैसे थलचर में अनेक प्रकार के प्राणी हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जंगली जानवर, ठीक है ना। नभचर में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, जितने प्रकार के भी प्राणी, पक्षी वगैरह। और जलचर, तो देखिए नभ, जल, थल सभी प्रकार के प्राणियों में देखा जाए तो कहा जाता है कि 84 लाख योनियां बनाई गई। योनियां का मतलब प्राणी प्रकार, प्रजातियां, 84 लाख योनि। इन 84 लाख योनियों में इन जो विभिन्न प्रकार के जीवन में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है। प्रत्येक जीव में भिन्नता पाई जाती है। एक प्रजाति के प्राणियों में भी अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, तो विविध प्रजाति के प्राणियों में तो भिन्नता पाना स्वाभाविक है। तो ऐसे में इस सृष्टि पर जो परमात्मा ने इतने प्रकार के जीव बनाए हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, सब रचना परमात्मा ने की है। उसी परमात्मा ने इस धरती पर सबसे, जो कहते हैं कि अभी ग्रह नक्षत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ ग्रह नक्षत्र है जो है हमारी धरती है, पृथ्वी। श्रेष्ठ इसलिए कि वहां मानव पाया जाता है, वहां जीव पाया जाता है। मानव तो एक प्रकार का जीव है, लेकिन जीव पाया जाता है, जिसको कहते हैं सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सृष्टि की विभिन्न गतियों का यहाँ संचालन होता है। बादल बनना, बरसात होना, नदी का बहना, पर्वतों का बनना, पहाड़ों का, मतलब प्रकृति के सभी प्रकार के यहाँ पर आपको सभी प्रकार की गतिविधियां यहाँ पाई जाएगी। नेचर जिसको कहते हैं, सृष्टि, प्रकृति, उस नेचर की सबसे श्रेष्ठ रचना है वो कौन सी है? प्रकृति की, सृष्टि की। सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है मानव, मनुष्य। मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ रचना क्यों कहते हैं? इसलिए कि जितने भी अपने जीव हैं, थलचर में कह दो, गाय, शेर, बंदर, नभचर में गिद्ध कह तो, तोता, चिड़िया, जलचर में डॉल्फिन, व्हेल, मगरमच्छ। ये तो बड़े बड़े जीव हैं। छोटे से छोटा जीव भी कह सकते हैं कि मच्छर, ये भी एक प्रकार की हमारी योनि है। दूध में, दही में पाया जाने वाला जीव भी एक प्रकार की योनि में आता है। उसमें भी जीव में जीव होता है, तभी तो वो जीव कहलाता है। तो इन सब में आपस में जो पाई जाती है अंतर, इन सब में देखिए मनुष्य है, वो इन सब में
श्रेष्ठ माना जाता है। गाय, गिद्ध, तोता, चिड़िया, बंदर, डॉल्फिन, व्हेल, मगरमच्छ, जितने भी हैं। हाँ, इनमें भी अगर गाय, शेर, बंदर कहा जाए तो ये जो प्रजातियां हैं इनमें भी कुछ अंतर होगा, तो कोई ऐसी प्रजाति होगी जो इनमें श्रेष्ठ है। उसी प्रकार नवचर में भी गिद्ध, तोता, चिड़िया है, तो इनमें भी हो सकता है कि कुछ प्रजाति है जो श्रेष्ठ होगी। इसी प्रकार जलचर में भी इन प्रजातियों में भी श्रेष्ठ होगी। जैसे डॉल्फिन होती हैं जो मानव के समान कुछ संवेदनाएं प्रकट करती हैं। तोता होता है जो मनुष्य के समान थोड़ा व्यवहार करता है। इसी प्रकार देखिए जलचर में गाय, शेर, बंदर आदि में भी विशेष जानवर होते हैं जो थोड़ा मनुष्य के समान व्यवहार करते हैं, जैसे बंदर है। ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य बंदर प्रजाति से ही आगे वर्तमान रूप में आया है। लेकिन हमारा यहाँ पर तात्पर्य भाषा से है, जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, भाषा। वैसे तो ये जितने भी प्राणी हैं इनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। सभी अपनी अपनी भाषाओं में आपस में संवेदनाएं प्रकट करते हैं, आपस में अपनी विचार क्या कह सकते, विचार तो क्या कह सकते हैं अपन, भावनाएं प्रकट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे गाय है, गाय अपनी भावनाएं, गाय प्रजाति या उससे मिलते जुलते प्रजाति के जानवर ही उसकी संवेदनाएं समझ पाएगी। और ये कुछ, और वो भी कुछ सीमा तक अपनी पूरी बात को, मन की बात को, भावना को गाय दूसरों के सामने नहीं प्रकट कर सकती, ठीक है ना। तो लेकिन थोड़ी बहुत वो अपनी संवेदना प्रकट कर सकती है। हम भी देखते हैं कभी गाय अपने पाली हुई होती है तो उसको कोई दुख होता है तो उसकी आंखों से थोड़ा आंसू निकलते हैं, हम समझ जाते हैं कि उसको कुछ तकलीफ है। गाय खाना नहीं खाती है, उदास रहती है, तो हम समझते हैं कि वो कुछ न कुछ उसकी तकलीफ है। फिर हम किसी चिकित्सक को बुलाकर उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कहाँ इलाज तकलीफ है, क्या तकलीफ है, वो अपनी भावनाएं ना तो अपनी प्रजाति को बता सकती है, नहीं मनुष्य को बता सकती। किसी को पर्टिकुलर दर्द क्या है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, खाना नहीं पच रहा है, क्या तकलीफ है, वो नहीं बता सकते। इसी प्रकार दूसरे जानवर भी अपनी अपनी प्रजाति में तो थोड़ी संवेदनाएं, भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य है वह अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकता है, अपने मन की बात, मन की भावनाएं, संवेदनाएं प्रकट कर सकता है, दूसरों की संवेदनाओं को समझ सकता है। यही समझने, प्रकट करने, प्राप्त करने, प्रदान करने के कारण एक दूसरे की भावनाएं, विचार, संवेदनाएं आदान प्रदान करने के कारण ही मनुष्य है जो इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ संरचना कहलाती है। वैसे तो देखिए मस्तिष्क हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। मस्तिष्क किसी भी जीव का एक मस्तिष्क होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यही है जो भावनाओं को और हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। यूं तो सभी जीवों में मस्तिष्क पाया जाता है, ठीक है ना। मस्तिष्क पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, जितने भी हमारे अंदर के अंग है वो पाए जाते हैं। कुछ अंग है जो इसमें मनुष्य में अलग पाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर भी उस समय मस्तिष्क होने के बावजूद भी
एक वो अंतर करती है उसमें मस्तिष्क में जो सीमाएं संवेदनाएं हमारे मनुष्यों के द्वारा प्रकट की जाती है, ली जाती है, वो कहलाती है विवेक और बुद्धि। ये दूसरे जानवरों में नहीं होती। विवेक और बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, मनुष्य का आकार होता है, मस्तिष्क का आकार होता है, लेकिन विवेक और बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है। मात्र हम अनुभव कर सकते हैं, किसी गतिविधि द्वारा उसको हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। किसी बच्चे में कितनी बुद्धि है, परीक्षा के माध्यम से उसकी बुद्धि का मापन कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से कई हमारे मापन है, उसके माध्यम से हम उसकी बुद्धि का मापन कर सकते हैं। कितना विवेकशील है, तो वो कितनी गतिविधियां करता है, गतिविधियों के आधार पर हम उसका विवेक, उसकी बुद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे कि अपनी कक्षाओं में भी विद्यार्थी होते हैं सभी, लेकिन उन सभी विद्यार्थियों में विवेकशील भी होता है, बुद्धिमान होता है, कमजोर भी होता है, सामान्य भी होता है। सामान्य, विवेकशील, बुद्धिमान और कमजोर क्यों होता है, यह एक अलग विषय है, अलग बात है, लेकिन होते जरूर है। बुद्धि होती जरूर है सब में, विवेक होता जरूर है, लेकिन कोई उसका उपयोग ज्यादा करता है तो ज्यादा विवेकशील होता है, कोई उसका कम करता है तो कम विवेकशील या कम बुद्धिमान होता है, जो कम। ये चीज है वो दूसरे जानवरों में नहीं पाई जाती, जितने भी सृष्टि पर जीव हैं उनमें नहीं पाई जाती। इसीलिए मनुष्य हैं जो दूसरे जानवरों से अलग है। हम जो मुख्य बात आती है, जो हमारी, हम जो अपने जीवन, भावों और विचारों का एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करते हैं, वो क्या है, किस माध्यम से करते हैं। तो मनुष्य जो अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है, वो कहलाती है भाषा। तो मनुष्य जिसके जो हैं, ये जितने भी भाव विवेक काम करता है, मस्तिष्क अपना काम करता है, वो सारा का सारा काम करता है वो भाषा। भाषा तो यूं जानवरों के पास भी होती है, बोलती है अपनी आवाज में। चिड़िया अपनी वाणी में बोलती है, तोता अपनी वाणी में बोलता है, भैंस अपनी वाणी में बोलती है, गाय अपनी वाणी में बोलता है, शेर अपनी वाणी में बोलता है, जलचर अपनी वाणी में बोलते हैं। अपनी वाणी में वो सभी एक दूसरे को समझ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सीमा तक ही अपनी भाषा अपनी प्रयोग करते हैं, संवेदनाएं प्रकट करते हैं। उनके सिर्फ संकेत कह सकते हैं, संकेतों के माध्यम से कुछ संकेत भाषा है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। उन भाषाओं का कोई रूप नहीं है, भौतिक रूप से हम उसको कोई इसी प्रकार से प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, आज के विज्ञान में कई इस प्रकार से अनेक विषय भी और अनेक प्रकार तकनीकें आ गई जो पशु पक्षियों की बोलियों को, भाषाओं को समझता है। वो क्या कहते हैं उनको भी हम लिखित रूप दे सकते हैं, लेकिन वो प्रमाणिक या कह सकते हैं कि प्रामाणिक नहीं है, साइंटिफिक कम कह सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी उनको समझ लेते हैं कि हमारे विज्ञान की उन्नति का नतीजा है। तो भाषा है। अब आते हैं कि भाषा होती क्या, जैसा मैंने ऊपर बताया कि मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान, लेना और देना, दूसरे के भावों विचारों को लेना, ग्रहण करना, और अपने भाव और विचारों को दूसरों पर प्रकट करना, देना, जिस माध्यम से कहते हैं, जिस के साधन के द्वारा, जिस साधन से, जिस माध्यम से करता है,
वह भाषा कहलाती है। एक बात आती है, कई बार कहते हैं कि हम जो पढ़ाई करने जाते हैं तो कई विषय पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान। तो देखिए ये विषय है, हम कहते हैं जरूर एक ये विषय है। कौन कौन सी विषय पढ़ा? हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, समाज ज्ञान पढ़ा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी ये भाषा है और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारे के सारे विषय है। इनमें ये अंतर है। क्या अंतर क्यों है ये भी देखिए। इन विषयों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग तो होता है, लेकिन एक निश्चित होता है, निश्चित सीमा तक। समाज ज्ञान का भी हमारे जीवन में कह सकते हैं कि समाज से जुड़ा हुआ हमारा विषय है, ठीक है ना, लेकिन दैनिक रूप में नहीं होता है। सामाजिक रूप में उसका उपयोग जरूर है, उसका ज्ञान जरूर होता है। विज्ञान है जो हमारे दैनिक जीवन में होता है, लेकिन सीमित रूप में। लेकिन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, डच, रशियन, ये जितनी भी भाषाएं हैं, इनका क्षेत्र विशेष में, राज्य विशेष में, राष्ट्र विशेष में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व होता है। क्योंकि भाषा है वो हिंदी, इंग्लिश है, हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं एक दूसरे से। विज्ञान के रूप में हम अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते, सामाजिक ज्ञान रूप में हम अपनी भावनाएं एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, फारसी, सारी सारी भाषाएं, क्योंकि ये मनुष्य के अपनी भावों को प्रकट करने का एक साधन है, इसलिए ये भाषा कहलाते हैं। ठीक है, हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो 3 भाषाएं पढ़ते हैं विशेष तौर से ज़्यादातर, और बाकी के 3 विषय पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं सभी के विषय। ठीक है ना, तो हम आज भाषा का अध्ययन करेंगे। तो भाषा के अध्ययन में सबसे पहले विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। क्षेत्र की अपनी अपनी बोलियां हैं, भाषाएं। वैसे भाषा ये सामान्य रूप से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये कक्षा 3वीं से लगा करके 12वीं और आगे प्रतियोगी परीक्षा तक के लिए महत्वपूर्ण है। ये सामान्य ज्ञान होता है, इतना गहराई से वैसे कहीं समझाया जाता नहीं है, क्योंकि आज का समय आधुनिकता आ गया और समय अभाव होता है सबके पास। अध्यापकों के पास भी समय अभाव, विद्यार्थियों के पास समय अभाव पढ़ने का नहीं। वो सब के सब आजकल शॉर्टकट चलते हैं, और शॉर्टकट में मात्र यही पाना चाहते हैं कि कम से कम समय में शॉर्टकट में किस प्रकार से अधिक हम प्रतिशत प्राप्त करें, अंक प्राप्त करें। एक अंक आधारित हमारी ये शिक्षण व्यवस्था है, हमारा ज्ञान है, हमारा ये पढ़ाई आजकल अंक आधारित है, गुणवत्ता आधारित नहीं। गुणवत्ता वो होती है जो किसी भी विषय भाषा की गहराई से ज्ञान प्राप्त करना, और अंक होते हैं वो मात्र प्रतिशत के आधार पर योग्यता का एक मापन किया जाता है। और बात हमारा दुर्भाग्य कहेंगे या विडंबना कहेंगे आज के आधुनिक शिक्षण पद्धति की या आधुनिक समाज की, जिसमें योग्यता मात्र प्रतिशतों से ही आंकी जाती है, ज्ञान और गहराई के संबंध में जानने वालों की योग्यता नहीं आंकी जाती।
ये हमारी विडंबना है। इसीलिए भारत जो कहता है कि विश्व गुरु बनेगा, लेकिन मुश्किल है इस हिसाब से। तो देखिए, हम भाषा जो पढ़ रहे हैं, तो इसे भाषा का अध्ययन करने से पहले हम ये बात जरूर करें कि आप लोग इसमें जितनी रुचि लेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा और आप उसमें डूबते जाएंगे। तो जो भी विषय पढ़ें, भाषा पढ़ें, उनको मन लगाकर पढ़ें, समझें, और विशेष तौर से भाषाओं को अवश्य समझें, क्योंकि आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या हमारी स्थानीय भाषा मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, ये स्थानीय भाषा है, ये हमारे विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण है। अगर आपको गहराई से ज्ञान है तो आप भाषा पर पकड़ रखेंगे, और भाषा पर पकड़ रखने वाले व्यक्ति की उसका व्यक्तित्व ही अलग होता है, उसका ज्ञान अलग होता है, उसके लिखने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, अपनी प्रस्तुति देने का तरीका अलग होता है। जहाँ भी वो खड़ा होता है, उसको किसी भी विषय पर बोलने का कहा जाए तो वो बोल सकता है। क्यों? उसको भाषा पर पकड़ है, उसने गहराई से ज्ञान लिया। इसलिए आप इसको थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं हिंदी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करने। हिंदी भाषा मुख्यतः जो हम लिखते हैं हिंदी शब्द, ये हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। अब आप कहेंगे फारसी भाषा का शब्द कैसे, जबकि तो हिंदी है। तो इस प्रकार से कि ये वैसे साहित्य की भाषा में, हिंदी साहित्य में चला जाएगा, तो क्योंकि सिंधु सभ्यता हमारी प्राचीन और श्रेष्ठ सभ्यता मानी जाती है, सभी सभ्यताओं से एक आधुनिक सभ्यता मानी जाती थी, व्यवस्थित सभ्यता मानी जाती, श्रेष्ठ सभ्यता मानी जाती। और सिंधु सभ्यता फारस खाड़ी पर स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे बसी। सिंधु नदी के किनारे बसने वाले सिंधी जो कहते हैं सिंधु नदी, और वहां क्यों? क्योंकि फारस खाड़ी थी, फारस खाड़ी में फारसी भाषा बोली जाती थी। फारसी भाषा में श का उच्चारण नहीं होता, श का उच्चारण होता ही नहीं है। और हमारे यहाँ भी देखिए कई ऐसे क्षेत्र विशेष हैं जहाँ पर कई ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण होता ही नहीं है, करते ही नहीं होता उच्चारण। जैसे अपने यहाँ जालोर के पास जाएंगे, भीनमाल की तरफ, सिरोही की तरफ जाएंगे, तो वहाँ चाय शब्द को चाय नहीं बोला जाता है, च को च नहीं बोला जाता है, साई, मतलब उसको श बोला जाता है, शाय। तो ये भाषा का देखो रूप परिवर्तन होता है, ये कई कारण होते हैं, भाषा दोष है ये। तो ये साहित्य का विषय है कि भाषा दोष, भाषा गुण आगे की बात है। तो ये क्षेत्र विशेष के कारण है जो प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार है जो फारसी भाषा में स नहीं बोला जाता था। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले स उच्चारण नहीं होने के कारण हिंदू कहलाए। हिंदू वहाँ रहने वाले हिंदुओं की भाषा हिंद भी कहलाई, और कालांतर में यही भाषा बन करके हो गई हिंदी। ये फारसी शब्द का ही एक है हमारा वर्तमान हिंदी शब्द। हिंदी शब्द के रूप में अगर वर्तमान में कहा जाए तो हिंदी को भारतीय कहा जाता है। भारतीय। और वैसे सभी भाषाओं की जननी
सभी भाषाओं का, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनका निर्माण हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। यानी कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो सिंधु भी कह दो या हिंदी भी कह दो, हिंदी कह दो, जितनी अपनी स्थानीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, विश्व की किसी भी भाषा का निर्माण संस्कृत से। तो इसलिए ये संस्कृत की ही आगे एक भाग, वो आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है, हिंदी भाषा है जो एक प्रकार से कहते हैं कि संस्कृत से निर्मित है, और संस्कृत और हिंदी भाषा कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ और वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा इस तौर से कि दूसरी भाषाओं में देखिए उसका कुछ गुण दोष होते हैं, हर भाषा में गुण दोष होते हैं। एक फोनेटिक लैंग्वेज अलग है, हमारे फोनेटिक लैंग्वेज कहलाता है भाषा विज्ञान, जिसमें गहराई से अध्ययन करने पर कौन सा वर्ण कहाँ किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है वो हर भाषा में अलग अलग नियम बने हैं, लेकिन वो गहराई में जाना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए। लेकिन हिंदी भाषा के वर्णों को पढ़ने के लिए, उनके उच्चारण को सीखने के लिए गहराई में जाने की जरूरत नहीं। जैसा बना है वैसा ही बोला जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। वैज्ञानिक, साइंटिफिक, और इनका उच्चारण है जो हमारे मुख से जो होता है, जहाँ से जिस भाग से होता है उनको वैसा ही उनको नाम दिया गया। ठीक, ये भाषा विज्ञान आएगा, हम इसके बारे में आपको अगले भाग में बताएंगे कि भाषा को वैज्ञानिक क्यों कहते हैं। हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा का संक्षिप्त विकास बताएंगे आपको, किस प्रकार आगे विकास हुआ, और हिंदी भाषा के वर्ण कौन कौन से हैं, उनके वर्णमाला, उनका उच्चारण स्थान, और कोई भी भाषा होती है उसको मुंह से बोलने के लिए किन किन भागों से हमें इनका उच्चारण होता है। मुख के कौन कौन से भाग हैं जो हमारी भाषा बोलने में काम आते हैं। अगर वो भाग नहीं होते तो आज मनुष्य भी दूसरे जीवों के जैसा ही होता, जो एक ही प्रकार की आवाज़ निकालते। कुत्ते भौं भौं की आवाज़ ही निकाल पाते हैं, शेर सिर्फ दहाड़ की निकाल सकता है, हाथी चिंगाड़ ही सकता है, चिड़िया चू चू कर सकती है, तोता टें ही कर सकता है, दूसरी आवाज़ नहीं निकाल सकता, दूसरे वर्णों का उच्चारण कर ही नहीं सकता। क्यों? कि उनके अंदर वो जो हमारी प्रकृति ने मनुष्य को श्रेष्ठ रचना दी तो कुछ अलग बनाए हैं, तो उसमें स्वर तंत्रिकाएं दी। वो स्वर तंत्रिकाएं किससे मेल खाती हैं, क्यों दिए हैं, कैसे दिए हैं, ये सारी बातें आपको अगले भाग में बताएंगे। तो बने रहिएगा अगले भाग में, और आप लोग इन बातों को थोड़ा गहराई से बात करते हुए थोड़ा समझेंगे और लिखित में करते रहेंगे।